वेलकम टू एग्ज़ाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सोशल साइंस का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का हमारा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इसमें हम लोग आज केवल पॉलिटिकल लाइफ यानी कि आपके सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के ही क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपको ये कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनका डिटेल भी आपको बताया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन दिया गया है और ये सारे के सारे मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सब के सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, जो आपके पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो संविधान की जो प्रस्तावना लिखी है उसमें कौन से प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। वेतन की समानता? जी नहीं, वेतन की समानता नहीं है कि सबको समान वेतन दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। संपत्ति की समानता? तो आर्थिक समानता की बात तो की नहीं गई है, तो संपत्ति की समानता भी नहीं है। सबको रोजगार में समानता, इसकी भी बात नहीं की गई है, जबकि ये कहा गया है अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, तो संविधान में अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक आपका सही होगा। किसके संदर्भ में? जो नगर निगम होते हैं उनके संदर्भ में। तो वार्ड कमिश्नर यानी कि जो आपका कमिश्नर होता है उसका पद निर्वाचित होता है, वो निर्वाचित होकर आता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, कमिश्नर का चुनाव नहीं होता है। वार्ड काउंसिलर जिसको हम लोग पार्षद कहते हैं वह एक निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब हो गया कि जिसका जो है चुनाव किया जाए। ठीक है ना, जिसका चुनाव किया जाए वो कौन सा होगा? निर्वाचित सदस्य उसको बोला जाएगा। तो पार्षद का चुनाव होता है। तो ये वाला कथन हमारा क्या है? ये वाला कथन हमारा सही है। वार्ड कमिश्नर का चुनाव काउंसलर यानी कि पार्षद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कमिश्नर का कोई चुनाव होता ही नहीं है, तो पार्षद कहाँ से करेंगे। वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं, तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही है कि आपका जो पार्षद होता है वह एक निर्वाचित सदस्य होता है यानी कि चुना हुआ सदस्य होता है। ठीक है, बाकी आपके कमिश्नर की क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। तो ये आप देखेंगे कि जो हमारा वार्ड काउंसिलर होता है यह एक निर्वाचित सदस्य होता है यानी कि इसका चुनाव किया जाता है पार्षद का। और नगर निगम की स्थापना अगर आपसे पूछा कब की गई तो 29 सितंबर 1688 को मद्रास में जो है सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 कौन सा क्या कहता है? रोज़ा पार्क्स द्वारा बस से अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि आपके यूएसए में किस आंदोलन की शुरुआती बिंदु बना। यानी कि जो है रोज़ा पार्क्स की कहानी हम लोगों ने आपके थियरी में पढ़ी हुई है। रोज़ा पार्क्स की कहानी, इससे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? रोज़ा पार्क्स एक ब्लैक महिला थी। वहाँ पे आपको जानते हो अमेरिका में वाइट और ब्लैक का जो है लड़ाई रहता है। तो वहाँ पे क्या होता था कि वाइट्स आने पर ब्लैक को अपनी सीट जो है मतलब कि वाइट्स अगर आ जाते हैं बस में तो ब्लैक उनको अपनी सीट देंगे। ठीक है, लेकिन रोज़ा पार्क्स एक महिला थी, वो काम से लौटी थी, तो उन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया। उसके बाद जो है बवाल बढ़ा और एक आंदोलन हुआ। तो कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये जो आंदोलन हुआ था ये इसका नाम था आपका नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था। ये जेंडर अधिकार आंदोलन ये भी नहीं था। सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन ये भी नहीं था। आपका आंसर जो सही है वो आपका नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन आपका सही था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। और इसमें आपको देख लीजिए 1955 में जो है ये आपके रोज़ा पार्क्स ने एक सीट देने से जो है मना कर दिया वाइट व्यक्ति के लिए, और इसके बाद ही जो है यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई और बाद में इसे मार्टिन लूथर किंग द्वितीय ने जो है आगे बढ़ाया। ये जो आपकी नागरिक अधिकार आंदोलन था, सिविल राइट्स मूवमेंट। सन भी याद रख लेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। यानी कि एजेंडा तैयार करने का क्या मतलब है,
मीडिया के संदर्भ में। मीडिया विषय वस्तु जिसे सरकार द्वारा संरक्षित किया जाएगा, तो सरकार द्वारा संरक्षित किया जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। मीडिया एजेंडा तैयार करती है किस लिए, ताकि जो है लोगों को जागरूक कर सके। मीडिया का किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे का प्रचार करना, तो जो भी आपको गलत चीज़ें लग रही हैं वो कभी भी ऑप्शन सही नहीं होगा, चाहे आपके व्यवहार में वो चीज़ें चल रही हों, लेकिन जो है एग्ज़ाम में कभी भी इस तरह की चीज़ों को आपको सही नहीं करना है। एक स्वतंत्र मीडिया घटना जिसका कोई भी पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो बताया गया कि एजेंडा तैयार करने का क्या मतलब है, तो मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना, ठीक है ना। तो मीडिया का काम यही है कि वो क्या करे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जनता से संबंधित और उसको जनता तक पहुंचाया जाए। तो यही होता है मीडिया को एजेंडा तैयार करने का मतलब, ठीक है। मीडिया का काम ही है क्या कि मीडिया का काम है आपके लोगों तक जो है चीज़ें पहुंचाना, ठीक है ना, उनको उन तक जानकारियां पहुंचाना। तो जनसंचार माध्यमों का मुख्य कार्य क्या होता है, सूचना देना, ताकि लोगों तक सूचना पहुंचे। मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने का मतलब मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना है, ठीक है ना। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम, यानी कि जनसंचार माध्यम को क्या है, आपके संचार माध्यम, यानी कि आपके अखबार हो गए, टीवी हो गए, न्यूज़ चैनल्स हो गए, रेडियो हो गए, ये सभी आपके जनसंचार माध्यम है। इसके अलावा इंटरनेट भी हो गया, ये सब भी जनसंचार का माध्यम है। तो किसी भी मुद्दे को जो है चर्चा का विषय बना करके सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी चीज़ बार बार टीवी पे दिखाएंगे तो सरकार का नाम खराब होता है, तो इसके लिए जो है सरकार उस पर काम करने के लिए तैयार होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो इसमें जो है कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले ध्यान से ये सारे कथन पढ़ने हैं। ऑप्शंस आपके ये नहीं हैं, ऑप्शंस आपके कहाँ पे नीचे दिए होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस नीचे देखा कीजिए, क्योंकि एक से ज़्यादा कथन कभी कभी सही होते हैं। जैसे न राज्य न धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहला तो आपका गलत हो गया कि ऐसा कोई दखल नहीं दे सकता, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। भारतीय राज्य को धर्म के एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तो ये आपके संविधान में कहा गया है कि किसी भी धर्म का जो है भारत समर्थन नहीं करता है, तो उससे एक सैद्धांतिक दूरी जो है बना करके रखी है, ठीक है। जरूरी पड़ेगा तो उसमें जो है हस्तक्षेप भी करेंगी, जैसे कि राज्य समुदायों के निजी या पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो ऐसी भी कोई बात नहीं। कोई भी आपका पर्सनल लॉ बोर्ड है तो उसमें सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकती है, कुछ गलत कानून अगर उसमें है तो उसको भी हटा सकती है, ठीक है ना। तो ये भी जो है आपका गलत हो गया। तो आपसे पूछा गया कि कौन कौन से कथन सही हैं। राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना करे, ठीक है। राज्य जो है धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखेगी, ये वाला ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा राज्य ये भी करेगा कि कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को जो है ज़बरदस्ती जो है ना दबाए या फिर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित ना करे, इसको भी जो है राज्य देखेगी। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी देखिए, अभी ये वाला दोनों आपका सही है, दोनों कथन सही है। तो ये किस ऑप्शन में है, ए और बी नहीं, इसमें नहीं है, बी और सी इसमें नहीं है, बी और डी, तो ये बी और डी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसको आप सही करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। पहली बात तो ये बोली गई। भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना करे, यानी कि जो है ये सरकार का दायित्व है कि ऐसा जो है ना हो कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करे। और भारतीय राज्य जो है वो धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बना करके रखेगा, ठीक है, यानी कि किसी भी धर्म को जो है वो बढ़ावा नहीं देगा। ओके, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 1952 से 2019 तक, ठीक है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपको दे दिया है कि 2019 तक जो है भारतीय संसद में किसके लिए आरक्षण था। वैसे तो ये 2021 का पेपर है, तो उस समय महिला जो है आपका विधेयक, जो आपका महिला का जो आरक्षण विधेयक है वो लागू भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो 2019 तक इसमें पूछा है, तो अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि जो एससी होते हैं, जो एसटी होते हैं, इनके लिए भी आरक्षण था। इसके अलावा
जो एंग्लो भारतीय समुदाय था इसके लिए भी आपको पता है कि 2 सीटें आरक्षित थी, ठीक है। लेकिन इसको जो है 2020 में ये वाला ख़त्म कर दिया गया, 2021 में जो है ये वाला ख़त्म किया गया, ठीक है, 2021 में, ठीक है, एंग्लो भारतीय समुदाय वाला। तो 3 तो आपके आरक्षण थे, ठीक है, यानी कि ए, बी और डी। तो ए, बी, डी आपके किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ये वाला सही हो गया, 2019 तक इनके लिए आरक्षण था। लेकिन अब अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपके महिलाएं जो हैं इनके लिए भी आरक्षण अब हो गया है। कब, किस सन में? तो 2023 में ये आरक्षण जो है इनके लिए भी लागू हुआ, ठीक है। और ये देखिए आरक्षण किस चीज़ में पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में, ठीक है, संसद में किनके किनके लिए आरक्षण था? तो महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण नहीं था, ठीक है, अब तक नहीं था। बाकी इनके लिए था, इनके लिए था और इनके लिए था, इनके लिए नहीं था। इनको आरक्षण कब मिला? 2023 में इनको भी अब आरक्षण मिल गया है, ठीक है। वर्तमान समय में इन्हें भी आरक्षण मिल गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए, बी, डी इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन जो है इसके साथ ही हमने एक नया भी चीज़ सीख लिया है, नया क्वेश्चन भी सीख लिया। अगर आपसे पूछेगा आप महिलाओं के लिए तो उसके लिए भी हमें मिल गया। तो देखिए महिला जो आरक्षण विधेयक है इसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में पारित हुआ ये। और यह क्या करता है, यानी कि इस जो है विधेयक से क्या हुआ कि लोकसभा, राज्य की जो विधानसभाएं हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो विधानसभा है इसमें महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 यानी कि 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दी गई हैं। अब वर्तमान की बात की जा रही है 2023 में, ठीक है ना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये अधिनियम का नाम है। तो इसके लिए अब जो है संसद में, राज्य की विधानसभाओं में और दिल्ली की विधानसभा में भी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का किसका पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती का मतलब पहले जो है इनमें से किसका नाम जो है पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, ठीक है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसका नाम पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। पूर्ववर्ती का मतलब है कि इसमें से किसका पूर्ववर्ती है, तो जो है आपका आंसर सही है, सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती है आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि पहले जो है ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, पहले था आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर बाद में यही जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है बना। ओके, तो देखिए जो आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है ये 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया। 1 अक्टूबर 1937 को ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया और संसद के अंदर ये चलता था, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जो है ये न्यायिक संस्था थी। लेकिन बाद में जो है जब आपका लागू हो गया संविधान 26 जनवरी, ठीक है, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 के बाद 2 दिन बाद जो है 28 जनवरी 1950 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में इसे जाना गया। जो आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था वो जो है क्या हो गया, जो है भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय जो है ये आपकी न्यायिक संस्था बन गई 28 जनवरी 1950 से। तो इसी को पहले जो है आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इस कहा जाता था। आगे हमारा देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए। क्या उपलब्ध कराए? सरकारी विश्वविद्यालयों में आरक्षण? जी नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली? जी नहीं। धार्मिक उपासना की जगहों पर प्रवेश? जी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि बिना पैसे के कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये अनुच्छेद 39 संविधान के किस भाग में है, ठीक है ना, संविधान के किस भाग में है अनुच्छेद 39A, तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। तो ये देखिए अनुच्छेद 39 से अपने नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही था। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया? तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की जो है अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी 2005 में, और ये जो है मुस्लिम समुदाय के जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ये शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो इन सब पर अध्ययन किया गया कि ये कितने जो है, और सिख, फारसी, ईसाई या फिर हिंदुओं से ये किस तरह से जो है ये पिछड़े रूप में हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी 2005 में। कौन थे इसके अध्यक्ष? ये कई बार आपसे पूछा गया, तो याद रखना न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, ठीक है ना। ये आपके इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई 2005 में। मुस्लिमों
को जो है, मुस्लिमों को स्थिति जो है जानने के लिए आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति किस प्रकार की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। हर साल जो है जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये वाला जरूर पूछा जाता है। तो आप याद रखना कि दादन व्यवस्था क्या है। भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था, यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है। तो दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो दादन व्यवस्था, देखिए दादन व्यवस्था ये था कि जो व्यापारी होते थे वो बुनकरों को जो है कच्चा माल देते थे, ठीक है ना। रॉ मटेरियल्स बुनकरों को देते थे। बुनकर कौन थे? वो कपड़ा बुनने वाले थे। तो जो व्यापारी थे इनको कच्चा माल दे देते थे। इससे जो है बुनकरों को कच्चा माल खरीदना नहीं पड़ता था, आसानी से इनको मिल जाता था। लेकिन जो है फिर जो बुनकर होते थे वो बुना हुआ सामान जो है व्यापारी को ही बेचते थे। यानी कि जो व्यापारी इस बुनकर को आपका कपड़ा देगा, नहीं मतलब कि कच्चा माल देगा, तो ये बुनकर उसी व्यापारी को अपना माल बेचेगा, ठीक है। ये बात होती थी। यानी कि व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराना और उनसे बुना हुआ सामान वापस लेना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दादन व्यवस्था आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दादन व्यवस्था में व्यापारी क्या होता था? ये कच्चा माल देता था और बुनकर उसे तैयार कपड़ा देता था। ओके, दोनों को फ़ायदा हो जाता था। बुनकरों को कच्चा माल नहीं खरीदना पड़ता था और व्यापारी को ये नहीं देखना पड़ता था कि हम जो है आपका बना हुआ कपड़ा किससे खरीदें। तो जिसको जो है अपना माल देता था उसी से अपना खरीद लेता था, और वो भी केवल उसी को बेच सकता था, दूसरे को नहीं, क्योंकि उसने जो है कच्चा माल उसी से लिया था। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस प्रकार की सरकार बनी? देखिए दो है, दक्षिण अफ्रीका में क्या था, वहाँ पे जो है काले गोरे का जो है अंतर हुआ था, काले गोरे की जो है बवाल था। तो 1994 में जो है जब दक्षिण अफ्रीका आपका स्वतंत्र हुआ, 1994 में स्वतंत्र हुआ है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, अंग्रेज़ों से। तो वहाँ पे बनाई गई क्या? लोकतांत्रिक सरकार। यानी कि काले और गोरे और इसके अलावा जो इंडियंस थे इन सबको मिला करके वहाँ पे सरकार बनाई गई, ठीक है ना। सबको जो है मिला करके वहाँ पे सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई 1994 में, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो नेल्सन मंडेला जो है इनकी अध्यक्षता में वहाँ पे सरकार बनाई गई थी, ओके, 1994 में। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है, ठीक है, जिसके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो देखिए जहाँ पर 30 से अधिक महिला जो है कर्मचारी काम करती हैं वहाँ पर होना चाहिए आपका क्रेच यानी कि शिशु सदन, ठीक है ना। ये चीज़ होना चाहिए। सैनिटरी पैड निकालने की मशीन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। महिला अध्यक्ष होनी चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यातायात की सुविधा तो हर जगह ही होती है। तो वहाँ पे शिशु सदन होना चाहिए जहाँ पे 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं। तो अब ये शिशु गृह यानी कि क्रेच होता क्या है? शिशु सदन। तो क्रेच जो है यानी कि शिशु गृह एक ऐसी जगह है जो माता पिता को काम पर रहने के दौरान अपने बच्चे को शिशु गृह को में छोड़ने में सक्षम रहती है। यानी कि माता पिता अगर मतलब कि माँ जो है काम कर रही है तो अपने बच्चे को ये शिशु सदन में वो छोड़ देगी और वहाँ बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्रेच जो है होना चाहिए जहाँ पर 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हों, ओके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो नागरिक शास्त्र शब्द का नहीं, अब आपके राजनीति शास्त्र जो है आ जाती है। तो ये जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो है नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है, इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। तो देखिए औपनिवेशिक समय से तो जो है ये आपका आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित किया है, तो किसी की आलोचना नहीं करता, ये वाला आपका गलत हो जाता है। संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर केंद्रित था। तो देखिए आपका जो अगर आपका ये नागरिक शास्त्र है तो नागरिक से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उसका विवरण जो है ये देता है, सही है। इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। तो जी हाँ, ये संकुचित रखा था, ठीक है, संकुचित रखा था कि केवल एक ही चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी दी जाती थी। अब आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन है तो उसमें जो है सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन दोनों के बारे में आपको जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए होगा, सी होगा और डी होगा। तो ए, सी और डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में आपका मिल जाता है
A, C और D, तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये वीडियोज़ अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, हमें सब चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। वीडियो को आप लाइक भी कर चुके होंगे। सब्सक्राइब करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपने नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो। चैनल को आप लोग शेयर कर दिया कीजिए ज़रूर अपने उन दोस्तों के साथ जो है आपके सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नया सीखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।